डीएसआर पब्लिक स्कूल की तरफ से मैं रजनीकांत द्विवेदी कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक का दूसरा अध्याय आप सभी छात्रों के समक्ष आज फिर से उपस्थित हुआ हूँ। कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक का दूसरा अध्याय जो कि एक आत्मकथा है जिसके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये उन्हीं की आत्मकथा है। इसको हम लोग पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे। ये कर्मशील और कठिन परिश्रम करने की सीख इस आत्मकथा से हम सीखेंगे। मेरी पहली कमाई, ये स्वयं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस आत्मकथा को लिखा है, जिसमें बाल्यकाल की स्मृतियां, बाल्यकाल यानी बचपन के समय की याद, जो भी यादें हैं उन यादों को उन्होंने संजो करके बहुत ही एक सुंदर आत्मकथा लिखा है, जिसको हम लोग ग्रहण करेंगे और कठिन परिश्रम और लगन और कर्मशील बनने की प्रेरणा हम इस आत्मकथा से लेंगे। तो चलिए कक्षा 8 के सभी छात्र इस आत्मकथा की ओर हम लोग चलते हैं। मेरा जन्म मद्रास राज्य, जो कि अब तमिलनाडु है, के रामेश्वरम कस्बे के एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म। मेरे पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और न ही वे कोई धनी व्यक्ति थे। मेरी माँ आसियम्मा उनकी आदर्श पत्नी थी। मुझे याद नहीं कि वे रोजाना कितने लोगों को खाना खिलाती थी, लेकिन मैं यह पक्के तौर से कह सकता हूँ कि हमारे सामूहिक परिवार में जितने लोग थे उससे कहीं ज्यादा लोग हमारे यहाँ भोजन करते थे। मेरे कई भाई बहन थे। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूना पत्थर व ईंट से बना एक पक्का और बड़ा मकान था। मैं प्रायः अपनी माँ के साथ रसोई के नीचे बैठकर खाना खाया करता था। यानी इसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी बचपन की याद को लिखते हुए इसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे कई भाई बहन थे। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। मस्जिद वाली गली में यह जो घर बना हुआ था, पत्थर व ईंट से बना एक पक्का और बड़ा मकान था और मैं अपनी माँ के साथ रसोई के नीचे बैठकर खाना खाया करता था। मुझे याद है पिताजी की दिनचर्या पौ फटने से पहले ही शुरू हो जाती थी। पौ फटने से पहले ही शुरू हो जाती थी। नमाज के बाद वे हमारे नारियल के बाग में जाया करते थे। बाग जो था घर से करीब 4 मील दूर था। करीब दर्जन भर नारियल कंधे पर लिए पिताजी घर लौटते और उसके बाद ही उनका नाश्ता होता। ये उनके पिताजी का चित्र दिया गया है इस पुस्तक में। जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, उस समय मैं 6 वर्ष का था। यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे 6 वर्ष के थे। ये नौकाएं तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक ले जाने के काम आती थी। एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे। मैं बहुत गौर से नौकाओं को आकार लेते देखता। क्या पता वहीं से कुछ बनाने के बीज मेरे मन में पड़ गए और मैं वैज्ञानिक बना। सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत कठिन परिश्रम करते हुए एक महान वैज्ञानिक बने थे और अंततः वे हमारे देश के महामहिम, देश के प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति का भी सौभाग्य बनने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ था। सभी लोग ये जानते हैं कि बहुत ही उन्होंने कठिन और अथक परिश्रम करते हुए वैज्ञानिक बने
और उसके बाद आगे चल कर के उनको राष्ट्रपति भी नियुक्त किया गया था। पिताजी का कारोबार काफी अच्छा चल रहा था। एक बार समुद्र में तूफान आ गया, उसमें धनुषकोडी के कुछ लोग डूब गए और हमारे नावें बह गई। तब तक मैंने समुद्र की खूबसूरती को ही देखा था। उसकी असर एवं अनियंत्रित ऊर्जा ने मुझे चकित कर दिया। वे बचपन से ही कुछ न कुछ करने की वो सीख लेते रहते थे। नाव बनाने का काम तो खत्म हो गया, पर जलालुद्दीन मेरे मित्र बन गए। वे मुझसे 15 साल बड़े थे। मैं और जलालुद्दीन प्रायः आध्यात्मिक विषयों पर बातचीत करते। एक प्रमुख तीर्थ स्थल होने के कारण रामेश्वरम का वातावरण इन चर्चाओं में और प्रेरक सिद्ध होता। ये सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन इसके साथ साथ वे सभी धर्मों के प्रति उनका आस्था एक सामान्य एक रूप बना रहता था और सभी बच्चों से, सभी लोगों से वे शांत चित्त और आनंद चित्त होकर के वे सभी से बातचीत करते थे और मिलजुल करके रहते थे। घूमते समय रास्ते में हमारा पहला पड़ाव शिव मंदिर हुआ करता था, यानी भगवान शिव के मंदिर। इस मंदिर की हम उतनी ही श्रद्धा से परिक्रमा करते जितनी श्रद्धा से देश के किसी हिस्से से आया कोई भी तीर्थयात्री करता। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण जलालुद्दीन मुझे पढ़ाई के प्रति हमेशा उत्साहित करते थे और मेरी सफलता से प्रसन्न यानी खुश होते थे। इन्हीं जलालुद्दीन के साथ बाद में मेरी बहन जोहरा का निकाह यानी विवाह हुआ। मेरे बचपन में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु हुआ करती थी। देखिए, ये बचपन के समय में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस बात को लिखा है आत्मकथा में कि एक दुर्लभ यानी कठिन वस्तु हुआ करती थी पुस्तकें। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए उग्र राष्ट्रवादी STR मणिकम का निजी पुस्तकालय था। उन्होंने हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए पुस्तकें ले आया करता था। दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वे मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। वे रामेश्वरम में अखबारों के अकेले वितरक थे। अखबार वितरक यानी वितरण करने वाले, बांटने वाले। रामेश्वरम में अखबार की 1000 प्रतियों की बिक्री होती थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तब मैं 8 वर्ष का था। युद्ध के कारण रामेश्वरम स्टेशन पर गाड़ियों का ठहरना बंद कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अखबारों के बंडल रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच चलती ट्रेन से गिरा दिए जाते थे। तब शमसुद्दीन को ऐसे मददगार की आवश्यकता महसूस हुई जो अखबार के बंडल झेलने और गिरे हुए बंडलों को उठाने में उनका हाथ बटा सके। स्वाभाविक है मैं ही उनका मददगार बना। इस तरह शमसुद्दीन से मुझे अपनी पहली तनख्वाह मिली। मुझे अपने पिताजी से विरासत के रूप में ईमानदारी और आत्म अनुशासन मिला और तथा माँ से ईश्वर में यानी भगवान में विश्वास और करुणा का भाव मिला। लेकिन मैं जलालुद्दीन और शमसुद्दीन के साथ अपना जो समय गुजारा उसका मेरे बचपन में एक अद्वितीय योगदान रहा। इसी के कारण मेरे जीवन में सारे बदलाव आए। यानी एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन में सारे बदलाव इन्हीं अपने माता और पिता के कारण, अपने भाई के कारण आए। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये तीनों ब्राह्मण परिवारों से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी ने कभी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। यानी वो एकमत होकर के सभी धर्मों के प्रति आस्था रखते थे और सभी जो मित्र थे उनके वो आपस में एकता के साथ रहते थे। भेदभाव पर एक घटना याद आती है। जब मैं रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में 5वीं कक्षा में था तब एक नए शिक्षक हमारी कक्षा में आए। मैं टोपी पहना करता था जो मेरे मुसलमान होने का प्रतीक थी।
मैं जनेऊ पहनने रामानंद शास्त्री के साथ बैठा करता था। नए शिक्षक को एक हिंदू लड़के का मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे उठाकर पीछे चले जाने को कहा। मुझे बहुत बुरा लगा। स्वाभाविक है कि ये बहुत बुरा लगने की बात भी है कि किसी की आस्था पे ठेस पहुंचाना ये बहुत ही आहत वाली बात होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। रामानंद शास्त्री को भी यह बहुत खला। स्कूल की छुट्टी के बाद हम घर गए और सारी घटना घर वालों को बताई। यह सुनकर पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक को बुलाया। उसने समझाया कि निर्दोष बच्चों के मन में इस तरह सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए। उस शिक्षक ने अपने किए व्यवहार पर न सिर्फ दुख व्यक्त किया बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रुख एवं धर्मनिरपेक्षता में उनके विश्वास से उस शिक्षक में अंततः बदलाव आ गया। यानी वे टीचर समझ गए कि नहीं, ये जो मैं कर रहा हूं ये गलत कर रहा हूं। प्रतिवर्ष होने वाले सीताराम विवाह समारोह के दौरान हमारा परिवार विवाह स्थल तक भगवान श्री राम की मूर्तियां ले जाने के लिए विशेष नावों का बंदोबस्त करता था। यह विवाह स्थल तालाब के बीचों बीच स्थित था और इसे राम तीर्थ कहते थे। मेरी माँ और दादी घर के बच्चों को सोते समय रामायण के किस्से और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी घटनाएं सुनाती थी। धन्य हैं ऐसे परिवार जो मुस्लिम होते हुए भी सभी धर्मों के प्रति आस्था रखने वाले ये परिवार थे। मेरे एक शिक्षक आया दुरै सोलोमन बहुत ही स्नेही और खुले दिमाग वाले व्यक्ति थे। वे छात्रों का उत्साह बढ़ाते रहते थे। उनके साथ मेरे संबंध काफी अच्छे थे। उनके साथ रहते हुए मैंने यह जाना कि व्यक्ति खुद अपने जीवन की घटनाओं पर काफी असर डाल सकता है। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूं पहले उसके लिए मुझे तीव्र कामना यानी इच्छा करनी होगी, फिर निश्चित रूप से मैं उसे पा सकूंगा। मैं खुद अपनी जिंदगी का ही उदाहरण लेता हूं। बचपन से ही मैं आकाश एवं पक्षियों के उड़ने के रहस्यों के प्रति काफी आकर्षित था। मैं सारस को, जो कि ये पक्षी है, को समुद्र के ऊपर मंडराते और दूसरे पक्षियों को ऊंची उड़ान भरते देखा करता था। हालांकि मैं एक बहुत ही साधारण स्थान का लड़का था, लेकिन मैंने निश्चय किया कि एक दिन मैं भी आकाश में ऐसी उड़ाने भरूंगा और वास्तव में कालांतर में उड़ान भरने वाला मैं रामेश्वरम का पहला बालक निकला। तो ये बालक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनके कर्मशील और इनके कठिन परिश्रम से हम सभी छात्रों को, हम सभी को ऐसी सीख लेनी चाहिए कि हम भी APJ अब्दुल कलाम बन सकते हैं। एक गरीब परिवार से बिलोंग करने वाला बालक आगे चलकर एक महान वैज्ञानिक बना। अपने कठिन परिश्रम के कारण, अपने अथक परिश्रम के कारण, अपने गरीबी को झेलते हुए उन्होंने एक महान वैज्ञानिक और अथक परिश्रम करते हुए एक महामहिम राष्ट्रपति के पद पर वो गए। तो मैं भी सभी छात्रों से यह संदेश देना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि आप भी भविष्य के अब्दुल कलाम बन सकते हैं और आप भी ऊंचे ओहदे तक, ऊंचे स्थान तक जा सकते हैं। आपका लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। धनी और गरीबी कोई मायने नहीं रखता। एक गरीब का भी बच्चा बहुत आगे तक जा सकता है, पढ़ लिख सकता है। इसमें कोई संशय और कोई कठिन कार्य नहीं है। हम भी अब्दुल कलाम बन सकते हैं। इसी के साथ मैं इस पाठ को यहीं पे समाप्त करता हूं। गृह कार्य के रूप में कक्षा 8 के सभी छात्र इस कठिन शब्द को लिखकर और अपने नोटबुक में याद करेंगे। पुश्तैनी का अर्थ होता है पैतृक, खानदानी। पौ फटना यानी सूर्योदय। कारोबार यानी व्यापार। अपार का अर्थ होता है बहुत अधिक। अनियंत्रित का अर्थ होता है जिसे रोकना संभव न हो। ऊर्जा का अर्थ होता है शक्ति। निकाह का अर्थ होता है विवाह। दुर्लभ का अर्थ होता है जो आसानी से प्राप्त न हो।
और वितरक का अर्थ होता है बांटने वाले, प्रतीक का अर्थ होता है चिन्ह, निर्दोष का अर्थ होता है जिसका कोई दोष ना हो, रुख का अर्थ होता है व्यवहार, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है किसी धर्म विशेष का पक्ष न लेना, और कालांतर का अर्थ होता है आगे चलकर। इसके साथ साथ आप लघु उत्तरीय प्रश्न का भी उत्तर अपने नोटबुक में लिखकर याद करेंगे। और इस कहानी के अनुसार डॉक्टर कलाम की माँ का नाम क्या था, आपने कहानी में पढ़ा, उसके अनुसार इसका उत्तर लिखेंगे। क्या देखकर कुछ बनने के बीज डॉक्टर कलाम के मन में पड़े, जलालुद्दीन डॉक्टर कलाम से कितने बड़े थे, STR मणिकम कौन थे, और डॉक्टर कलाम के तीनों मित्रों के क्या नाम थे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप अपने नोटबुक में लिखकर याद करेंगे। तो कठिन शब्द और लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर नोटबुक में लिखकर याद करेंगे। आज के लिए आपका गृह कार्य यही है। इसी के साथ मैं रजनीकांत द्विवेदी आपसे विदा लेता हूं। फिर नेक्स्ट डे हम अगले अध्याय की शुरुआत करते हुए आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।